हेलो बड़ियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसका नाम है गवर्नमेंट ऑडिट। सर, चैप्टर चल रहा है स्पेशल ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, और आज हम गवर्नमेंट ऑडिट स्टार्ट करेंगे और इसे फिनिश भी करना है। सर, एग्जाम में इसकी क्या मार्किंग है, तो माइंड को रेडी कर लो सर अपने कि ये 5 स्टार टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर एग्जामिनर को कुछ भी पूछने के लिए नहीं मिलता है, पूछता है क्या पूछूं, तो ये चैप्टर में ये क्वेश्चन, कॉपरेट ऑडिट, ये सब वो क्वेश्चन है जो कंपलसरी है कि एग्जामिनर को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो वो यही पूछता है। तो ये चैप्टर इसीलिए, ये चैप्टर 9 बैंक ऑडिट, चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर को पूछने ही पड़ते हैं। अगर बच्चे को ये नहीं आता तो मान के चलते उसने ऑडिट पढ़ा ही नहीं है। ठीक है सर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट। राइट, तो आज के टॉपिक को पढ़ते समय जैसा कि हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, बुक पूरी 100% रेफर करने वाले, प्लस बुक रेफर करने के साथ साथ हम क्लास में नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, तो उसको समराइज वे में करने के लिए थोड़े से नोट्स हम बनाएंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ऑडिट क्या है सर, आइए सर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट में भी डिफाइंड, हम उसे कह सकते हैं डिफाइंड एज, मतलब हम इसके बारे में कैसे, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट, क्या लिख के आओगे आप, लिखता है ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर, गवर्नमेंट ऑडिट का एग्जामिनेशन कैसा होता है, कहता है ऑब्जेक्टिव, मतलब उसको पता है मैं क्या करने आया हूं। सर, सिस्टमेटिक, मतलब ऐसा नहीं आज कुछ और कल कुछ और, नहीं, यही सिस्टम, यही प्रोसेसर आपको ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगा। सर, प्रोफेशनल, मतलब क्या कोई भी कर सकता है क्या, सर मैंने 12th किया है मैं ऑडिट करूंगा, सर गवर्नमेंट को ऑडिट करूंगा। सर, इसके लिए सीएनजी से परमिशन लेके सीए बन के बहुत सारे क्वालिफिकेशन लेने पड़ते, तब जाके आप गवर्नमेंट को ऑडिट कर सकते हो, हर कोई नहीं कर सकता। ओके सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सर मोदी जी ने कहा है या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सर ने बोला है कि हमारा ऑडिट कर दो और इतना प्रॉफिट ऐसे ऐसे दिखाना, नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। चैप्टर 1 याद करो, उसमें हमने यही सीखा था, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी, यानी गवर्नमेंट एंटिटी भी इसमें शामिल होती है, वॉट एवर इट्स साइज, साइज छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है सर, ये चैप्टर 1 की लाइन है आपके। तो क्या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है जी, 100% जरूरी है। ओके, ऑफ किस चीज का करोगे, सर मैं ऑब्जेक्टिव भी ले आया, मैं सिस्टमेटिक भी ले आया, मैं प्रोफेशनल भी ले आया, मैं इंडिपेंडेंट भी ले आया, लेकिन करोगे किसका, सर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कहां से इनकम आ रही है, कहां खर्चे हो रहे हैं, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, सब कुछ। सर, एड एडमिनिस्ट्रेशन, सर एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब नहीं समझे यहाँ पे, फाइनेंशियल तो हो गया सर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका भी ऑडिट करना है। लेट सपोज कई बार जैसे कहते हैं ना, पुलिस वाले ही अगर चोरी करेंगे तो चोर क्या करेंगे, आपने फिल्मों में लाइन सुनी होगी कि अगर पुलिस वाले ही चोरी करेंगे तो चोर क्या करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑडिट मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क जिस बंदे को दिया है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमने आपको अथॉरिटी दी कि 100 करोड़ के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिट। ओके, नाउ अदर ऑपरेशनल पब्लिक एंटिटी, अदर ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक एंटिटी, मतलब पब्लिक एंटिटी के रिगार्ड में आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हो सबका ऑडिट यहाँ पे होता है। तो किस किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट होता है सर, और किसका होता है सर, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑडिट होता है, एंड अदर ऑपरेशंस। ठीक है सर, ऑफ पब्लिक एंटिटी। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ पूछो ना सर, हाँ पूछो ना, कि हमें जब हम पहली बार ऑडिट पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सपेंडिचर ऑडिट डायरेक्ट टीचर पढ़ा देता है, हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेलिंग दिखा दिया, हो गया, नहीं, मैं ये चाहता हूँ फुल परफेक्शन। आपने बहुत सारे टीचर को सुना होगा ऑडिट पे अच्छे मार्क्स नहीं आते, 70-80 से ज़्यादा नहीं आते, 60+ आ गए समझ लो तुम बॉस हो, नहीं। मेरा माइंडसेट क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी तरफ से 100% देना है, बुक का हर एक वर्ड हमें आना चाहिए, हर एक पॉइंट आना चाहिए। आपने मेरे साथ इतने सारे चैप्टर पढ़े, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, 11 पढ़ा, 10 पढ़ा, अब ये 9 पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ लेंगे, मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे चैप्टर को। तो आपने नोटिस किया होगा मैं लिखवाने के बाद भी पढ़वाता हूँ, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए सर, इस पे एग्जाम में दबा के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि एग्जामिनर कहीं से भी ट्विस्ट ले, टर्न ले, एमसीक्यू ले और तुम बोलो ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इसका आंसर कैसे देगा, सर गलत हो गया। आपकी क्लास लेने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब आप मेरी क्लास लेने के बाद भी अगर फेल हो जाते हो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, सर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब हम सुपर 30 बैच बनाते हैं ना, तो हमारा यही माइंडसेट होता है कि अगर बच्चा कर रहा है तो उसके रिजल्ट की जिम्मेवारी किसकी, बच्चे की बात नहीं, पहले टीचर की। ये ना हो कि बच्चा कह दे आपने ये नहीं पढ़ाया, ये ना हो कि बच्चा कहते सर आज मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आया। एवरीथिंग सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। पेरेंट्स तो देखो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मनी भरते हैं,
फीस भरते हैं, लेकिन फाइनली टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टीचर अगर जो होमवर्क दे रहा है, करवा रहा है, उसमें 100% सिंसियरिटी रखो आप। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव आपको अपना मेंटेन रखना है कि आप क्यों काम करना है, आपको पता होना चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच रखोगे, मतलब ऐसा नहीं कभी कुछ, हर बार यही सिस्टम आपको फॉलो करना होगा। सर आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, यानी कम से कम सीए तो होना ही चाहिए आप। उसके बाद इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, यानी मोदी जी के कहने पे, ट्रंप के कहने पे, आम आदमी पार्टी के कहने पे, सर 2 ही 3 नाम है, वही मैं बता दे रहा हूँ आपको, उतना ही आता है मेरे को, पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं पता। ओके, तो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं करना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। किस चीज़ का ऑडिट हो रहा है सर? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फंड। ओके, पब्लिक एंटिटी फॉर द पर्पस। सर क्यों करवा रहे हो, क्या जरूरत है? क्वेश्चन अगला जो पैराग्राफ बन रहा है, लाइन बन रही है, क्या जरूरत है ऑडिट करवाने की? मोदी जी पे भरोसा नहीं है, आपने मोदी जी को वोट देके मोदी जी को जितवाया, आम आदमी को वोट देके आम पार्टी को जितवाया, आपने जिस पार्टी को वोट दिया क्या उसी पे आपको भरोसा नहीं है? आंसर है सर मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी ऑडिट तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम, मैं उन्हें इवैल्यूएट करना चाहता हूं कि मान लो अगर मैंने तुम्हें 10 करोड़ का काम दिया, आपने 9 करोड़ में ही करवा लिया, तो 1 करोड़ वापस गवर्नमेंट को गए कि नहीं गए, कहीं वो आपने अपनी जेब में तो नहीं रख लिया। एंड वेरीफाइंग, यानी तुम बोल रहे हो अगर 9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है तो 9 करोड़ का एक्सपेंस कहां हुआ, कैसे हुआ, वी वांट टू नो देम। एंड प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी कमिटमेंट, और जहां जो हो रहा है उसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी कमिटमेंट आपको देनी है कि ये चीज हुई तो जेन्युइन हुई, नहीं हुई। अभी आप एक प्रोप्राइटरी ऑडिट पढ़ोगे कि मान लो अगर ये काम 10 रुपए की जगह 8 रुपए में हुआ, बट क्या वो 8 रुपए में सेटिस्फाइड वर्क हुआ? you have to know that on audit findings together with the conclusion and recommendation। फिर आप बताओगे कि क्या कंक्लूजन हुआ और कैसे इसको रिकमेंड आगे करना है फॉर द फ्यूचर एक्शंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। इससे क्या होगा, भविष्य में हमें यहाँ दोबारा काम करना है, दोबारा इंप्रूवमेंट लानी है, या ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, कैसे करोगे आगे, इस चीज की नॉलेज। एंड इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर एग्जामिनेशन हो रही है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक्सप्रेसिंग द अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ओपिनियन, आपको क्या देना है, अपना एक प्रोफेशनल ओपिनियन देना है रिगार्डिंग द फेयरनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो हम कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वही वर्ड इन्होंने थोड़ा सा और उच्चतम यानी हाईएस्ट लेवल पे जाके बोला इन्होंने कि फेयरनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको देखनी है। ओके, दिस इज गवर्नमेंट ऑडिट में भी डिफाइंड, आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या सर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 2 to 3 मार्क का पूछ सकता है बाई चांस, बट चांस तो है। ओके, तो क्या है जरा एक बार बोलो, बिना रटे, एक ही बार आपने पढ़ा है, एक बार इसको रिवाइज करके देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, आपने क्या पढ़ा कि सर गवर्नमेंट ऑडिट क्या है? सर एक ऑब्जेक्टिव हमें फॉलो करना है, मतलब जिस काम के लिए हम आए वो फॉलो करना है, एक सिस्टम फॉलो करना है। एट लीस्ट यू आर सीए, मतलब सम क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशनल, और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, मतलब जो लोग ये काम करवा रहे हैं उसका ऑडिट होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने क्या कहा कि ऑफ पब्लिक एंटिटी, ओके, अदर ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक एंटिटी। इसके बाद ये क्यों करवा रहे हैं? ताकि हम क्या कर सके, इवेल्यूएट एंड वेरीफाई कर सके, इवेल्यूएटिंग एंड वेरीफाई कर सके। प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी कमिटमेंट ऑन ऑडिट फाइंडिंग विच कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। ओके, अच्छा जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पास, सारे लेक्चर्स वहाँ अपडेटेड है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। पता चला आपको लगे कि यही एक वीडियो, नहीं, पूरी प्लेलिस्ट बन रही है ऑडिट की, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ओके सर, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑडिट का, हम करवाते ही क्यों हैं? इसका मतलब क्या है, आप क्यों करवाते हो गवर्नमेंट ऑडिट? नहीं करवाए तो क्या, और करवाए तो क्या फ़ायदा? पहले सर अकाउंटिंग ऑफ द पब्लिक फंड्स, मतलब पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, यानी कि पब्लिक फंड, देखो यार इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, किसका पैसा है सर? पब्लिक का। तो वो जो पब्लिक का फंड है वो सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, मिस यूज तो नहीं हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑडिट करवाया जाता है। गवर्नमेंट ऑडिट सर्व एज मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स। ओके, नाउ सेकंड, अप्रेजल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट अपना काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका अप्रेजल चेक करने के लिए। Okay, it will also provide public accounting of the professional management program and policy aspects of public administration as well as accountability of the official administrating them. Now, basis of corrective actions, मान लो कहीं कोई गलती हो गई तो उसको अभी कैसे ठीक करे और आने वाले वक्त में कैसे ठीक करे, ये भी एक फायदा होता है। Now, administrative accountability. The main objective of audit is combination of ensuring accountability of
administration to legislature and functioning as an aid to administration. सर इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ बनाने वाले और लॉ को अप्लाई करने वाले लोगों ने अपना काम सही से किया कि नहीं किया. इसका मतलब क्या है, लॉ मेकर एंड लॉ अप्लीकेशन. लॉ मेकर कौन है सर? लेजिस्लेचर जिसने लॉ बनाया. एडमिनिस्ट्रेशन कौन है सर? लॉ को जो अप्लीकेशन कराते हैं, मतलब कि लॉ को अप्लाई करवाते हैं. उन लोगों ने काम अपना अच्छे से किया या नहीं किया, ये देखने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट होता है. ठीक है, ओके. नाउ इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क हो गया, अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होनी है. तो इसको आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट हम लोग लिख लेते हैं. ओके, छोटा सा नोट लिखते हैं पहले. ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट डोंट वरी, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए. एग्जाम में कोई क्वेश्चन आना चाहिए तो क्लास में से ही आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज. ओके, लिखिए सर. गवर्नमेंट ऑडिट. पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स. क्या हो रहा है सर? पब्लिक अकाउंटिंग हो रही है गवर्नमेंट फंड्स की. फिर हम क्या करते हैं सर? इवोल्यूशन करते हैं, मतलब चेक करते हैं. क्या क्या चेक कर रहे हो सर? पहले हम चेक करते हैं सर, पार्लियामेंट जो है कंट्रोल्स ऑल द एक्सपेंसेस. मतलब गवर्नमेंट अपने हर एक्सपेंस को कंट्रोल करती है कि नहीं. मतलब अगर कहीं कोई काम 5 करोड़ में हो सकता है तो उसके लिए अननेसेसरी एक्सपेंस यानी 7 करोड़ या 10 करोड़ तो नहीं हो रहे. एटलीस्ट जितने रुपए की जरूरत है बस उतना ही खर्चा वहां पे होना चाहिए. ओके, सेकंड, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट it is voted upon and then only expense is incurred out of consolidated fund of India, funds of India. अब देखो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे. कह रहे पार्लियामेंट हम चेक करते हैं. जो पार्लियामेंट इन द सेंस आप अपने दिमाग में ले लो, गवर्नमेंट जो है कंट्रोल, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है खर्चों को. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वोटेड अपॉन. पहले तो उस पर वोट दिया जाता है कि कितने लोग एग्री करते हैं खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. लेट सपोज 10 करोड़ का कोई एक्सपेंस है मेट्रो पे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोट करो सब. ओके, एंड देन ओनली एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड. जब सब लोग एग्री करेंगे तब वो एक्सपेंडिचर होगा आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के पैसे से, यानी गवर्नमेंट फंड्स. आप कैसे दिमाग में याद रख सकते हो? मतलब गवर्नमेंट फंड से पैसा वहां पे खर्च होगा. ओके, अब आगे सुनिए ध्यान से. आफ्टर एक्सपेंस, जब ये खर्चा हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared which are later scrutinized by public account committee. वो क्या बोल रहा है? आफ्टर एक्सपेंसेस, जब खर्चा हो गया, ठीक है, आपने डिसाइड कर दिया कि एक्सपेंस होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. कि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ था तो उसमें से उन्होंने 10 करोड़ आपको दिया. तो ये 10 करोड़ का खर्चा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, इसको लेटर स्क्रूटनाइज्ड होता है. ये क्या होता है? लेटर स्क्रूटनाइज्ड. यानी हम चेक करेंगे कि ये सही था या गलत था, या इसमें से तो कुछ गलत नहीं था. कौन करता है सर? पब्लिक अकाउंट कमेटी. ओके, ठीक है सर. तो इसमें क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर होने से पहले क्या था और ये एक्सपेंडिचर होने के बाद क्या हुआ. ठीक है, तो यहां पे एक लाइन आप लिख सकते हो, कंट्रोल इज एवरीवेयर, या फिर कंट्रोल इज बिफोर एंड आफ्टर
एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। यानी गवर्नमेंट ने जब वो पैसा खर्च किया तो उस खर्चे के पहले क्या रोल था और अब क्या रोल है। ठीक है सर, ओके। नाउ आप क्या चेक करते हैं सर, फिर अकाउंट्स देखते हैं आप। अकाउंट्स में आप देखते हैं इनकम की साइड को और फिर आप एक साइड देखते हैं एक्सपेंसेस की साइड को। ओके, तो इनकम की साइड में गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ कहाँ से आती है? गवर्नमेंट के पास आती है इनकम डीटी साइड से और जीएसटी साइड से। इतना तो आपको पता है, आप ग्रुप 1 पढ़ के आए तो डीटी जीएसटी होता है। और सर गवर्नमेंट के पास एक और तरीका है, दिस इज नॉन टैक्स एक्टिविटी, कि जहां टैक्स की एक्टिविटी नहीं है फिर भी पैसा आ रहा है। जैसे जैसे आप बोल सकते हो कॉमर्शियल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट की जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट की कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी फाइन्स लगा रहा है वो, गवर्नमेंट जो भी पेनल्टीज लगा रहा है वो, गवर्नमेंट जो भी बिजनेस कर रही है वो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आने का तरीका है। और जो भी एक्सपेंडिचर होंगे एज पर दी इनकम वो भी एक बार चेक करने होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए सर, कॉमर्शियल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी करता है। कई बार लोगों को लगता है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। अरे यार, गवर्नमेंट भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है। लेट्स सपोज अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में रेलवे है, कॉयल्स एंड माइंस हैं, तो गवर्नमेंट के पास जब वो है पर्सनली, राइट, ध्यान से सुनना, तो उसकी इनकम कहाँ जाती है? तो वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही आती है। तो विथ इंक्रीज इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज कॉमर्शियल ऑडिट, commercial audit came into existence, okay। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहां पे बना कि सर गवर्नमेंट ऑडिट का स्कोप क्या हुआ। लिखो गवर्नमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है, मतलब हम इसे पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे सर बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आप ध्यान देंगे इवोल्यूशन ऑफ एंड रिजल्ट, यानी हमने जो सोच के वो काम किया था, हमने जो सोच कर वो काम किया था वो हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटेड एजेंसी। देखो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आप जाके पूछ सकते हो और जानकारी ले सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। नाउ हाईलाइट करेंगे, आपको हाईलाइट करना होता है। क्या हाईलाइट करेंगे आप? एक तो लैप्सेस आपको शो करने होते हैं। ठीक है, लैप्सेस मतलब होता है फ्लोज, क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, कौन कौन से शॉर्टफॉल्स है, एंड रिपोर्ट वीकनेस, और जो भी गलतियां जहां पे भी हो रही है वो वीकनेस आपको रिपोर्ट करनी होती है। अच्छा, एक चीज और आपने सुनी होगी, एक CWG स्कैम हुआ था। इस पे गूगल में जाके इसके बारे में पढ़ना। और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्कैम था, जिसमें 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ था CWG के नाम पे, कॉमनवेल्थ स्कीम के नाम पे। पढ़ना इसके बारे में आप एक बार। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो कंपलसरी है। ओके, अच्छा हम बुक पे ही हैं ऑलरेडी। ठीक है सर,
अगला सर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अब यहाँ पे हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आ रहा है कि सर बताओ मुझे, बताओ सर क्या बताना है। लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोलर ऑन ऑडिट जनरल। सर आपका जो पर्सन है जिसे आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ आके ऑडिट करेगा, वो कौन होगा और कैसे अपॉइंटमेंट होती है उसकी। तो सी एंड ए जी, यानी सी एंड ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। सेल अपॉइंटेड, ये लोग अपॉइंट करेंगे किसको सर, अपॉइंटेड बाय, यानी अपॉइंटेड बाय कौन करेगा सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आपके जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो एन सी एंड जी को अपॉइंट करते हैं। नाउ सी एंड जी कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड टू डू। और इन्हें क्या कभी भी हटा सकते हैं, कल से मत आना, नहीं, जब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और ईच हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा, राइट, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड टू डू, जब वो दोनों मिलके चाहते हैं कि इसको हटाना चाहिए तभी वो हटेंगे। सो बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जब 2/3 समझते हैं आप कितना होता है, 75%, 75% लोग डिसाइड करेंगे कि इसे हटाना चाहिए, वो तभी हट सकते हैं, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग। सीएनजी शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, आप उसे ऑफिस से नहीं हटा सकते एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या तो उससे कोई गलती हुई है बहुत बड़ी, या फिर वो इनकैपेसिटी में आ गया कि वो ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं कर सकता, मान लो एक्सीडेंट हो गया, एज हो गई या कोई भी दिक्कत। तो अभी ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कौन अपॉइंट करेगा, तो सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोदी जी अपॉइंट करेंगे, कौन करेंगे, मोदी जी। नाउ उसे हटा सकते हैं क्या, 75% लोग ऑफ पार्लियामेंट, यानी ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाया हमने, वोट कराया, 75% लोग एग्री करेंगे तभी हटा सकते हैं। और उसे हटाने के लिए या तो प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, कोई बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए, मान लो स्कैम कर दिया उसने 1000 करोड़ का, कोई बहुत बड़ा सॉलिड रीजन होना चाहिए, और इनकैपेसिटी की वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तभी आप उसे हटा सकते हैं। ओके, टर्म क्या है सर सीएनजी शैल होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर, सर वो 6 ईयर तक कम से कम होल्ड करता है ऑफिस, और अप टू एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, या तो वो 65 ईयर का हो गया है, या फिर उसकी 6 ईयर की एज जो वहां पे टेन्योर की थी वो पूरी हो गई है, तभी वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में तुम्हें होमवर्क में दे सकता हूं वैसे, ठीक है, एक बार हल्का सा पढ़ लो। आर्टिकल 149, ये एमसीक्यू पर्पस से है वैसे, ठीक है। सीएनजी shall perform such duties and exercise with such power in relation to the account of the union and state any other authority or body may prescribed by any under law made by the parliament। मतलब वो कह रहा है कि भैया वो सभी वो काम करेगा जो भी बताया गया है। अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट एज द प्रेसिडेंट, रखे जाएंगे विद द एडवाइस ऑफ द सीएनजी प्रिस्क्राइब, जैसा वो बताएगा। द रिपोर्ट ऑफ द सीएनजी रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन्हें वो सबमिट करेगा, हु शैल कॉज देम टू लीड बिफोर द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन। ओके, ठीक है सर। आगे आते हैं सर ड्यूटीज, तो इन बातों को पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, लिखना जरा ध्यान से लिखो, ऑडिटर। अब जो याद करने वाला पॉइंट है वो यहां से चालू हुआ, अब ये समझने वाला चल रहा था, मतलब अभी जो हमने 20 मिनट्स लगाए वो समझने पे लगाए हैं। पहला पॉइंट है कंट्रोलर, ओ भाई साहब स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, COMPT, हाँ ROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला एक एमसीक्यू तो यहीं से बन गया सर, हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, तो आप लिखोगे CNG। आगे सेकंड, अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा, हमारा नेता कैसा हो, अपॉइंटेड बाय ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वही लोग इन्हें क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ओके, नाउ नॉमिनेटेड बाय, कौन बताएगा सर, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। ओके सर।
फोर्थ पॉइंट लिखिए, ही कैन नॉट रिमूव्ड अनलेस प्रूवन मिसबिहेवियर। जब तक कोई बहुत बड़ा कांड ना हो जाए तब तक बिहेवियर, और इनकैपेसिटी बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ओके। तो ये चीज़ हमने पढ़ी, हमने थोड़ा सा नोट्स में इसको लिख लिया। क्या मैं सारी चीज़ लिखाऊंगा? नहीं, मैं धीरे धीरे लिखवाना कम करूंगा, पढ़ाना ज़्यादा चालू करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने लिख लिया। सर इसमें एक पॉइंट आप भूल गए क्या सर? टेन्योर वाला लिख लो सर। टेन्योर लिखो सर। टेन्योर होगा इनका 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। या तो उन्होंने 6 ईयर टेन्योर के कंप्लीट कर लिए, या फिर 65 ईयर की एज उनकी हो चुकी है, तब आप जा सकते हैं। सर इनकी सैलरी कितनी हो गई? सैलरी कितनी होगी सर? आप लिखोगे इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होगी, ध्यान सुनना, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होगी वो इनकी सैलरी होती है, राइट, अप्रॉक्स 2 to 3 lakhs। ठीक है, 2 to 3 lakhs इनकी सैलरी होती है, राइट, 2 to 3 lakhs इनकी सैलरी होती है, ओके। सर इन्हें करना क्या होता है? जैसे आपने रूल्स वगैरह पढ़े ना, उसी रूल्स को मैं सिंप्लीफाइड करवा के लिखवा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, इनका रोल क्या है? वाई दे आर अपॉइंटेड, रोल क्या है सर? फर्स्ट लिखिए सर, चेक वेदर वेरियस एक्टिविटीज एक्ट एज पर रूल्स एंड ऑर्डर। यानी जो भी एक्टिविटी वहां पे हो रही है, क्या वो रूल्स और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रही है? पहला। सेकंड, एडवाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सर को एडवाइस दीजिए, प्रेसिडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, इसकी एडवाइस भी कौन देता है? C&AG। किसको? प्रेसिडेंट को। एंड थर्ड पॉइंट यहां पे लिखना, सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट और /टू गवर्नर। जैसा भी बताया जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको कर देंगे। ठीक है, ये 3 काम होते हैं, ये हमने लास्ट में पढ़ा, ओके। ठीक है सर, अब आइए बुक में वापस चलते हैं। सर अभी तो ये आधा भी खत्म नहीं हुआ, पूरा हो जाएगा क्या? देखो यार, पढ़ते समय ये मत लाओ पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पढ़ते समय बस ये लाओ कि मुझे पूरी कोशिश करनी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सर अगर आप डायरेक्ट पढ़ाते जाओ तो अच्छा है, मान लिया हम पढ़ाते जाएंगे, याद रखना मेमोरी में वो चीज़ें रहती हैं जिसमें मैक्सिमम आपकी सेंसेस यूज हुए हों। जिस चीज़ में आपके सेंस यूज नहीं होते वो चीज़ दिमाग में स्टोर नहीं होती। जब हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वो चीज़ें स्टोर रहेंगी। अब जैसे मैं पूछूंगा सर टेन्योर बताओ, सर 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। याद आ गया? ओके। सैलरी कौन डिसाइड करता है? सर जज के इक्वल सैलरी होती है, अराउंड 2 to 3 लाख। याद आ गया? सर कैसे आ गया? क्योंकि आपने लिखा पढ़ा। तो थोड़ा सा पेशेंस पढ़ते समय होना चाहिए। एक तरीका जी फटाक से करा दो जी, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये रिवीजन हो जाता है सर, 20 to 30 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा। बात रिवीजन की नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सीरियसली पढ़े। सर मैं तो दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, तो भी सीरियसली पढ़ लो। बार बार दूसरी बार तभी पढ़ रहे हो ना जब पहली बार अटेम्प्ट लगा, तो इस बार सीरियस होके पढ़ लो और सीरियस होके पास हो जाओ। ठीक है, ओके। लिखा जी कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल, ड्यूटीज एंड पावर्स। तो सर कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट, ड्यूटीज की बात हो रही है सर।
ठीक है। कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट, आप कंपाइलेशन करेंगे, सबमिशन करेगा अकाउंट का। शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट यूनियन टेरिटरी, सबमिट दोज अकाउंट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ एमसी। सर ये तो अभी आपने बताया था। हाँ, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेंडरिंग असिस्टेंट, सीएनजी प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू द यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज दे में रिक्वायर टू टाइम रेंडर सच असिस्टेंट, जहां भी उनको समय के साथ जरूरत पड़ेगी आप उन्हें गाइड करते रहोगे। सर ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, सीएनजी ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर, खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है, ओके, हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू डिटरमाइन वेदर मनी डिसबर्स्ड वर लीगली अवेलेबल, क्या वहां ये खर्चा करने की जरूरत थी भी कि नहीं थी, फॉर द अप्लीकेबल टू द पर्पस फॉर विच दे आर अप्लाइड, जहां वो पैसे लगाए गए क्या वहां लॉ अलाउ करता था, क्या वहां पे जरूरत थी इन खर्चों की जो गवर्नमेंट का पैसा यूज हुआ। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ यूनियन और स्टेट पर्टेनिंग टू द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, पर्टेनिंग टू मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं यूनियन या स्टेट की, पर्टेनिंग टू कंटिजेंसी फंड्स, क्या वो कंटिजेंसी फंड से यूज की गई है या पब्लिक अकाउंट से यूज की गई है, कैसे की यूज की गई है। नाउ ऑल द ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट का अदर सब्सिडरी केप्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ऑडिट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, पावर ऑफ द सीएनजी एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट। रुको मैं ना तुम्हें थोड़ा सा लिखवाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, तुम्हें और इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। गिव मी अ सेकंड। थोड़ा सा टॉपिक है, लेंथी भी है, थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि आपने कभी ये प्रैक्टिकली देखा, लेकिन एक बार लिख के फिर पढ़ोगे ना तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले हम ये रखते हैं, हाउ ऑडिट इज कंडक्टेड, जी सर इसका ऑडिट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट यही था, एक्सटेंट एंड क्वांटम। देखो इसमें आप ये कहोगे डिटरमाइंड बाय, ये कौन डिसाइड करेगा, तो डिटरमाइंड बाय सी एंड ए जी, ये सी एंड ए जी ही डिसाइड करते हैं कि जो भी आप ऑडिट करने वाले हो नाइदर नेगोशिएबल, ये ऑडिट नेगोशिएबल नहीं होगा, यानी यहां पे आप 100% अपना लगाने वाले हो, नॉर क्वेश्चनेबल, और आप इस पे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते कि आप ये क्यों कर रहे हो, नॉर क्वेश्चनेबल, नॉर क्वेश्चनेबल। एक्सटेंट ऑफ क्वांटम डिटरमाइंड बाय सीएनडीजी, नाइदर क्वेश्चनेबल नॉर नेगोशिएबल नॉर क्वेश्चनेबल। ओके, तो सर इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या कहेंगे, तो आप इसमें कहेंगे सर इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या क्या होंगी, आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सर हम सभी इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन को देखने वाले हैं, इंपोर्टेंस, हम ट्रांजैक्शन को टोटली में चेक करेंगे। सर हम ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी पे भी ध्यान देंगे। सर हम टोटल प्लान पे भी ध्यान देंगे कि किन बातों को ध्यान में रख के आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों पे हम ध्यान देने वाले हैं, राइट, आप इन चीजों पे ध्यान देने वाले हो। ठीक, आप इन चीजों पे ध्यान देने वाले। तो एक्सटेंट एंड क्वांटम डिटरमाइंड बाय सीएनजी, मतलब कितना करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है कौन डिसाइड करेगा, सीएनजी। ओके, और पहली बात क्या रखना है सर, नाइदर नेगोशिएबल नॉर क्वेश्चनेबल, ना तो आप जो डिसाइड कर लेंगे यानी सीएनजी जो डिसाइड हो जाएगा ना तो आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना तो आप नेगोशिएबल, भाई एडजस्ट कर लेना, एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होती। सर ट्रांजेक्शन का नेचर क्या हो सकता है, सर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, टोटलिटी में चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, टोटल प्लान हम चेक करेंगे। ओके, नाउ जब आप आगे बढ़ते हो, राइट, तो यहां पे ना स्टेजेस होती हैं, जैसे ए बी सी। यहां पे सर स्टेज 1 पे होता है सर ग्रुप लीडर,
ठीक है। ग्रुप लीडर के बाद उनके अंडर में होते हैं सर सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर, SOR, SOR, ओके। सी इनके पास फिर इनके सुपरवाइजर के अंडर में होते हैं ऑडिटर जो कि काम करने वाले हैं, ठीक है सर। ये ऐसे चलते हैं। सर ग्रुप ए लीडर का क्या काम है? सर ये बताएगा कि जो भी आप ऑडिट करने वाले हो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे और उस पर आप डायरेक्शन कैसे दोगे, किस काम को कैसे करना है, कहां करना है, ये सारी चीजें लीडर गाइड करेगा, ठीक है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का क्या काम है? सर सुपरवाइजर सुपरवाइजरी का काम करेगा, यानी वो आगे लोगों को बताएगा कि इस काम को कैसे करना है, सुपरवाइजर, ठीक है। और सुपरवाइजर टेस्ट चेक भी करेगा। किसका टेस्ट चेक करेगा? जो ऑडिटर काम कर रहा है उसके काम को चेक कौन करेगा? सुपरवाइजर। और ऑडिटर क्या करेगा? ये प्राइमरी वर्क करेगा जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, प्राइमरी चेक, ओके। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं तो ऑडिटर के काम को कौन चेक करता है? सुपरवाइजर चेक करता है, टेस्ट चेक वगैरह करता है। और ग्रुप लीडर ये बताता है कि सुपरवाइजर भैया तुम्हें क्या काम करना है, उसको क्या कंट्रोल और डायरेक्ट करता है, ओके। इनडायरेक्टली अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूशन, CUTION, एग्जीक्यूशन करते हैं। एंड ये दोनों रिपोर्टिंग भी करते हैं एक दूसरे को। ऑडिटर की रिपोर्टिंग सुपरवाइजर करेगा, सुपरवाइजर की रिपोर्टिंग ग्रुप लीडर करेगा। और हो सकता है, एक मिनट और ऐड करते हैं, ये 2 पॉइंट हो गए। ये क्या करेंगे? कंडक्टेड आइदर सेंट्रली, मतलब मिलके कर रहे हो, या फिर लोकली, मतलब अपना अपना एरिया, अपना अपना ब्रांचेस दे के फिर वो आगे काम कर रहे हो। ये हमारा हो गया हाउ ऑडिट इज कंडक्टेड। एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं। एक्सटेंट एंड क्वांटम डिटरमाइन कौन करेगा? CNG करेगा। ये ना इधर नेगोशिएबल होगा नॉर क्वेश्चनेबल होगा, ना तो इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना तो आप इस पर क्वेश्चन उठा सकते हो, ना ये नेगोशिएबल होगा। क्या क्या ट्रांजेक्शन सर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? सारी ट्रांजेक्शन, टोटलिटी चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, टोटल प्लान आप चेक करोगे। उसके बाद एक होता है ग्रुप लीडर जो कि सुपरवाइजर को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है। सुपरवाइजर ऑडिटर को सुपरवाइज करता है और टेस्ट चेकिंग करता है, और ये मिलके प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग बनती है। थर्ड, कंडक्टर आइदर सेंट्रली, हो सकता है सब मिलके काम कर रहे हो या फिर सब लोकल बेसिस पे कर रहे हो। बाद में ऑडिटर सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहा है और सुपरवाइजर अपने ग्रुप लीडर को रिपोर्ट कर रहा है, ओके। ये पढ़ने से क्या हुआ? हमें एक ऑडिट की फंक्शनिंग समझ में आ गई जी गवर्नमेंट ऑडिट में, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ड्यूटीज ऑफ द C&AG। सर ड्यूटी क्या है सर C&AG की? ओके जी, पढ़ लेते हैं, आइए। सर पहली जो हम स्मॉल याद कर रहे हैं, सर आप ना स्टोर्स एंड लेजर्स को चेक करोगे, स्टोर्स एंड स्टॉक को। मान लो गवर्नमेंट के पास का कोई गवर्नमेंट स्टोर है, लेट सपोज आपने सुना है कि किसानों से खरीद लेते हैं, उसके बाद ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। तो वहाँ पे जो किसानों से इन्होंने अनाज, वीट या राइस जो भी पाई किया, उसका स्टोर कहाँ पे है? क्या वो प्रॉपरली रखा जा रहा है? क्या उनकी प्रॉपरली पेमेंट हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है? उनके स्टोर्स को, स्टॉक्स को जाके चेक करना, ठीक है। क्या ये बुक में है? हाँ सर ये बुक में ही है, ओके। एक सेकेंड मैं आपको रीड आउट करा देता हूँ, फिर लाता हूँ बुक पे। देखिए सर, आप ऑडिट कर सकते हैं ऑफ अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, ओके सर। अच्छा, जिन्होंने बुक नहीं बाय की है, बुक जरूर बाय कर लेना। अब जैसे मैं आपको हेडिंग बताऊंगा, लेकिन पॉइंट्स जो है वो बुक में ही लिखे रहेंगे, क्योंकि ऐसा हम नोट्स लिखेंगे तो बुक के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। CNG सेल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक केप्ट इन ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। जो भी यूनियन और स्टेट के पास जो भी ऑफिस या डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्टोर और स्टॉक दोनों को ऑडिट करने की पावर ऑडिटर भैया के पास होती है। उसके बाद एक और आता है जी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। आप गवर्नमेंट कंपनीज जो भी हैं उनका भी ऑडिट आप कर सकते हैं। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CNG इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप कर सकते हैं उनका ऑडिट भी जाके, आपके पास पावर है, ठीक है सर।
सेकंड लिखिए गवर्नमेंट कंपनीज, आप इनका भी क्या कर सकते हैं, जाके ऑडिट कर सकते हैं। सर एक ऑडिट यहाँ पे है, इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, मैं आपको गाइड कर दूं। हमने कहा था जी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक वर्ड था ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अब ये पॉइंट मैं आपको इस पे बता रहा हूँ, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपने इनकम भी देखनी है और एक्सपेंडिचर भी देखना है, राइट। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिंक कर रहे हैं हम। ऑडिटर की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है सर, आइए देखते हैं। ऑडिट ऑफ रिसीप्ट, ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब यहां पे मान के चलो, ध्यान सुनो, यहां पे कोई भी एनी, यहां पे मैं लिख रहा हूं एनी अथॉरिटी, ठीक है, यहां पे हो सकती है CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है। इन तीनों ने क्या किया है, सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है, सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है। कहां फाइनेंस किया है सर, एनी अथॉरिटी के अंदर, यानी CFI ने, ध्यान सुनना, CFI ने, SG ने, यूनियन टेरिटरी ने सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है। अब सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन निकल के आ गया यहाँ पे। तो सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब होता है 25 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी में एंड 75% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस आपके ही पैसों से हो रहा है, मतलब 75 का खर्चा, % का खर्चा आपके पैसों से ही हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस कंपनी को फाइनेंस किसने किया है, गवर्नमेंट कंपनी ने, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, ऑडिटर भैया, ठीक है, आप करोगे ऑडिट। ऑडिट किसका करोगे सर, ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी पैसे इस कंपनी ने कमाए हैं, जो भी खर्चा इस कंपनी ने किया है, ऑडिटर भैया को क्या करना पड़ेगा, उसका ऑडिट करना पड़ेगा। ये कौन है, C&AG, ऑडिट मतलब C&AG ही उसको ऑडिट कर रहा है। ये हमने अभी ऊपर की 2 लाइंस में लिखा था, नहीं याद आ रहा क्या, दिखाता हूं मैं आपको। ऑडिटर, कंप्यूटर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया ही इसके ऑडिटर होते हैं और यही अपॉइंट भी करते हैं, ठीक है। बट हाँ, नॉमिनेशन किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है भैया इस वाले को रख लो क्या, इस वाले को C&G बना दे क्या, ओके। तो ये वाली बात यहाँ पे निकल के आई। ये बहुत ही प्यार से एक छोटे से फ्लो चार्ट में आपने पढ़ लिया। लिटरली अभी इसकी लैंग्वेज में दिखाऊंगा, आप डर जाओगे इसको। लिटरली मुझे नहीं पता आप कॉपी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बहुत फायदेमंद चार्ट है। CFI, SG एंड UT सब्सटेंशियली फाइनेंस अगर कर रहे हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब 25 लाख एंड, ये है एंड, राइट, 75% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस इज कौन फाइनेंस कर रहा है, ये तीनों मिलके, राइट, किसी भी अथॉरिटी के अंदर। तो इसका ऑडिट होगा ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का। आइए सर इस बात को जरा बुक से एक बार चेक कर लेते हैं। ये सर ये वाला पॉइंट देखिए और लिटरली इस पे स्टार लगा लीजिएगा। एक लाइन होती है, ये तो बहुते इंपॉर्टेंट है, बहुते गजब, ध्यान से सुनना। Audit of receipt and expenditure of substantially financed entity, where any body or authority is substantially financed by the grant or loans from consolidated finance funds। अब देखो क्या है, वर्ड क्या है, is substantially financed by grants or loans, या तो ग्रांट मिली है या तो लोन मिली है। अब substantially फाइनेंस भी या तो ग्रांट के फॉर्म में हो सकती है, लोन के फॉर्म में हो सकती है। कौन कर रहा है सर, CFI, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। C&AG shall audit and report of all receipt and expenditure of that body or authority। Now substantially finance का मतलब क्या है, grant or loans in a financial year is not less than 25 lakh and such grant or loan is not less than 75% total। अब यहां पे एक वर्ड ऐड करेंगे हम, ये जो substantially finance है, it can be in form of grant और लोन। यहां पे ये वर्ड ऐड कर दो, ग्रांट
ऑन लोन, मतलब ये जो आपने पैसे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और लोन हो सकते हैं, ग्रांट भी हो सकती है, लोन भी हो सकती है। AS12 ग्रांट, AS16 बोरोइंग्स, राइट। तो छोड़ दो, वो अब आपका लेवल है। आप ये समझो ये ग्रांटेड लोन। अब देखो इस चार्ट की वजह से पूरा पैराग्राफ आप खुद से लिख सकते हो, और ये चार्ट नहीं होता तो वो लाइन याद रखने में थोड़ी दिक्कत जाती, ठीक है। अच्छा हाँ, चार्ट अच्छा लगा ना, मेहनत की ना मैंने, गुरु दक्षिणा देना भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो आइदर आई एम सीए और आई एम सीए, बट डेफिनेटली आई एम सीए, आई एम सीए डीमर्स, वी आर सीए डीमर्स, आई एम नेक्स्ट फाइलिस। अब इसका लॉजिक मैं हर लेक्चर में तुम्हें नहीं देने वाला, बट हाँ एक बात हमेशा याद दिलाऊंगा, पढ़ते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आप यहाँ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपका हर एक सेकंड, हर एक लेक्चर आपको एक मूवमेंट आगे ले जा रहा है। हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है, हमें सिर्फ बुक्स और कोचिंग और वीडियो लेक्चर्स पे नहीं रहना, सिस्टम क्रिएट करना है। यही पढ़ो, अगर आप मेरे ही स्टूडेंट हो तो इस चैप्टर को रेडी करके टेस्ट दो उसके बाद मेरे से पूछो आगे क्या प्रिपेयर करना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक सेकेंड अपने 10 मार्क्स को, 5 मार्क्स को इंप्रूव करते जाओ, ताकि विद इन 1 और 2 मंथ यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट। हर एक सेकंड ही तुम्हारा वक्त है। हमें क्या लगता है, हमें पंडित लोग क्या सिखाते हैं कि भैया जब सही वक्त आएगा ना तो सब हो जाएगा। नहीं, सही वक्त आज ही आ चुका है, पहले बिलीव तो करो कि ये वक्त ही सही समय, और सही समय ही तुम्हारा समय है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम, बिकॉज एवरी टाइम इज अ राइट टाइम इफ यू बिलीव यू आर डूइंग योर 100% करवा। एक बहुत अच्छा मोटिवेशन कल मैं सुन रहा था कि पहले अपने मन को तो साफ करो, तुम्हारे मन में ही गंदगी है तो ऊपर से भगवान सोना भी देगा ना तो गोबर में गिर के वो गोबर ही हो जाना है। इफ यू इट इज फॉल इन, इफ गॉड गिवन टू योर गोल्ड, हाँ, एंड इफ दैट गोल्ड विल ड्रॉप इन अ शिट देन इट इज ऑल्सो अ शिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर हार्ट एंड माइंड। मैं तुम्हें कितना ही आशीर्वाद दे दूं, जैसे मैं कहता हूं हर कमेंट में, ये तो आया था सर अगला लेक्चर कब आएगा, कभी ये नहीं पूछते सर आप ठीक तो है ना, लेक्चर क्यों नहीं आया, कभी ये नहीं पूछते आप। मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि अब आदत हो गई है अब बुरा लगना भी दिल से निकल चुका है, पहले लगता था अब नहीं लगता। कभी ये मैं हर लेक्चर बोलता हूँ जाके लिखो आई एम सी डीमर्स, वी आर सी डीमर्स एंड आई एम नेक्स्ट फाइनलिस्ट। मैं गॉड ब्लेस यू बोलूंगा, आप में से कोई नहीं लिखता है, एक दो बच्चे हैं लिखते हैं, तो मुझे हर बात यही ख्याल आती है कि 100 में सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही तो सीए बनते हैं, तो मैं सबसे उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। और हाँ, सब लिख रहे हैं तो मैं आशीर्वाद देता हूँ आप सभी नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। Because CA Demers is not a coaching, it's a movement where I am with you जब तक आप CA ना बन जाए, ठीक है। सुपर 30 बैच में मैं यही सिखाता हूँ कि यार भाई मैं क्लासेस नहीं बेच रहा, मैं एक CA प्रीफिक्स तुम्हें दे रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ गए तो CA बन के ही जाना, इसके बाद और कुछ नहीं, बस एक ही चीज़, तुम्हें CA बनना है, नथिंग एल्स। ओके चलिए, बहुत बातें हो गई, गप्पे हो गए, इसलिए किया क्योंकि 48 मिनट्स हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में डोज देना पड़ता है। ओके नेक्स्ट लिखिए सर, लिखिए ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एंड लोन्स, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी ऑडिट ऑफ, गलत बोल दिया मैंने, ग्रांट एंड लोन्स। अच्छा एक चीज और है, पूछो क्या सर। जो मैंने फील किया है ऑडिट ऑफ ग्रांट एंड लोन्स में, अभी ऊपर सर ग्रांट एंड लोन वर्ड तो यहां पे भी आया था, हाँ सर, अब दोबारा से ग्रांटेड लोन आ रहा है, ऐसा क्यों। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे आप लिखेंगे स्पेसिफिक पर्पस। वो जो ग्रांट एंड लोन है वो है जनरल, ये है स्पेसिफिक, यहां पे आप लिख देना जनरल, ये स्पेसिफिक। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ध्यान सुनो। गवर्नमेंट, लेट सपोज मैं नाम ले लेता हूं मोदी जी का, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोदी जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पैसा पैसा मनी जो है ये दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ओके। नाउ अब यहां पे एक भाई साहब बैठे होंगे, इनका नाम मैं रख रहा हूं अथॉरिटी। अब चेक होगी क्या ये अथॉरिटी है इनके पास, फिर अगर अथॉरिटी है तो इसकी सैंक्शनिंग हो जाएगी, यदि परमिट हो जाएगा ये अमाउंट कि हाँ ठीक है भाई, अगर इस खर्चे की जरूरत है तो आपने ये खर्चा कर दिया, ओके। नाउ हम आगे बढ़े
और जिस भी खर्चे के लिए ग्रांट या लोन दिया है वो फाइनली एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इनकर्ड हो जाएगा। वो खर्चा क्या है, इनकर्ड हो गया। अब क्वेश्चन आया यहाँ पे सीएनजी एंड ऑडिटर भैया करेंगे क्या, मोए मोए, सब कुछ तो ठीक है, मोदी जी ने बोला सैंक्शन हो गई, खर्चा हो गया, नहीं, आपका फोकस होगा यहाँ पे प्रोसीजर पे। आपका काम क्या है यहाँ पे, प्रोसीजर को देखना। आप देखोगे कि ये जो प्रोसीजर है, जो अथॉरिटी है, वो प्रॉपर्ली सैंक्शन हुई कि नहीं हुई। ठीक है, फिर आप यहां पे बैठेंगे सीएनडीजी, आप यहां पे देखेंगे कि भाई सारा काम, यानी मोदी जी के पास अथॉरिटी थी क्या, अच्छा मोदी जी ने अब जिसको अथॉरिटी और सैंक्शनिंग दी वो सही हुई कि नहीं, सारा प्रोसीजर सही हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान सुनो, और ये जो खर्चा है इसका प्रोसीजर ठीक था कि नहीं था। दिस इज वर्क ऑफ सी एंड ए जी हेयर इन दिस पॉइंट। ठीक है, ओके। यहां पे सर ऑडिट ऑफ ग्रांट एंड लोन लिखा है, वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी ये तीनों भैया आ गए। नॉट टू एनी अथॉरिटी और बॉडी, आप किसी भी अथॉरिटी और बॉडी, नॉट बीइंग इन फॉरेन स्टेट, हाँ ये फॉरेन स्टेट में नहीं होना चाहिए ये खर्चा, याद रखना, स्पेसिफिक खर्चा फॉरेन स्टेट के लिए नहीं है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। अब ये वाली बात क्या है सर, ये एमसीक्यू और केस स्टडी में पूछी जा सकती है, इसको मार्क कर लेना। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी सीएनडीजी शैल स्क्रूटनाइज द प्रोसीजर बाय विच द सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई, क्या सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने सेटिस्फाई किया, क्या वो प्रोसीजर सही से हुआ, ये ऑडिटर का यहाँ पे काम होगा। इटसेल्फ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सच ग्रांट्स एंड लोन आर गिवन। ओके, अगला है हमारे पास ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, जो मिला वो, सीएनडीजी शैल ऑडिट ऑल रिसिप्ट, ठीक है, which are payable in CFI state union territory and satisfy himself that, क्या satisfy करना है कि भैया जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं क्या वो सही से हुए, इन द बिहाफ डेजिग्नेट सिक्योर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट, तो असेसमेंट सही से हुआ कि नहीं हुआ, कलेक्शन सही से हुआ कि नहीं हुआ, एंड प्रॉपर उस फंड का अलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज आपके काम की है, असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर अलोकेशन। ओके, तो ऑडिटर भैया यही करेंगे यहां पे। ये कौन सा पॉइंट है भाई, पॉइंट नंबर 5, ऑडिट ऑफ रिसीप्ट ऑफ यूनियन स्लैश स्टेट। तो इसमें आपको क्या करना है सर, आपको चेक करना है असेसमेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कलेक्शन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, एंड अलोकेशन सही हुआ कि नहीं हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसिप्ट की। ओके, दैट्स इट। सर इसके बाद पावर ऑफ द सीएनजी, सर सीएनजी के पास क्या क्या पावर है, आई थिंक आपने कंपनी ऑडिट पढ़ रखा है, कोऑपरेटिव ऑडिट भी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था सेम ही है, थोड़ा सा एक लेवल अप होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रोमांटिक स्टाइल में एक बार लिख देता हूं, उसके बाद आप इसे पढ़ लेना। यहां पे लिखो पावर ऑफ सी एंड ए जी, सी एंड जी के पास क्या क्या पावर है। तो देखो सी एंड जी की पावर कहां लगनी है, पहले तो ये समझो। सबसे पहले तो यहां पे हम एक बुक्स बना देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ऑडिटर भैया क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पावर है उनके पास। तो सबसे पहले कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है आप इसे इंस्पेक्शन कर सकते हो, मतलब जाके चेक कर सकते हो ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर आप लिखोगे रिक्वायर बुक्स रिकॉर्ड्स etc sent to be
ये गलत हो गया, टू बी सेंट लिखो यहाँ पे, टू बी सेंट, टू बी सेंट एट स्पेसिफाइड प्लेस, मतलब जहां आपको जिस चीज़ की जरूरत थी वो डॉक्यूमेंट आपको वहां मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ। ओके, नाउ पुट क्वेश्चंस, पूछो भाई क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, पूछो। पुट क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ सकते हो सर आप। सब आप ऑब्जर्वेशन मतलब काम को होते हुए देख सकते हो। एंड कॉल द इंफॉर्मेशन, और अगर आपको कोई जानकारी लग रही है नहीं मिल रही है तो आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। कॉल द इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को कॉल नहीं करोगे, मतलब आप मांग सकते हो इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई भी रिलेवेंट लग रहा है तो। ठीक है सर। नाउ फिर आप लिखेंगे लिमिटेड चेक्स, लिमिटेड CHEKS चेक्स एंड टेस्ट चेक्स। अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिमिटेड चेक्स भी कर सकते हो और टेस्ट चेक भी कर सकते हो। ओके, चलिए सर आइए बुक पे आइए फटाफट। तो आप क्या क्या कर सकते हो सर, ये हमने 4 पॉइंट के 5 पॉइंट्स बना लिया अराउंड, तो उसी चीज़ को एक बार बुक से फटाफट मार्क कर लेते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, ये देखो यार, ये चैप्टर ही मैंने आपको बोल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हेडिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंस्पेक्ट, सर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो एनी अकाउंट्स और बुक्स, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन आप कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर होगी प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट और रिपोर्ट। ओके, नाउ इसके बाद लिखा इन कैरिंग आउट द ऑडिट CAG हैज पावर टू डिस्पेंस विथ एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड एनी अकाउंट क्लास और ट्रांजेक्शन अप्लाई टू सच लिमिटेड चेक्स। तो आप लिमिटेड चेक्स कर सकते हो, ठीक है, और सच अकाउंट ट्रांजेक्शन हैज मी डिटरमाइंड, आप टेस्ट चेक भी कर सकते हो। तो ये आपकी पावर हो गई। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा चार्ट बना के फटाफट लिख लिया। एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था बुक कंपलसरी है। एग्जाम में क्या लिख के आओगे वो यही बताएगा, मैं ये बताऊंगा कि इसको समराइज वे में कैसे पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड। देखो बट लिख के तो यही आना पड़ेगा। अगर 5 आउट ऑफ 5 चाहिए, मान लो ये 4 मार्क का क्वेश्चन चाहिए, तो आपने जो मेरे साथ लिखा उसमें से अगर आप खुद से बना के लिखोगे तो 2 या 3 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन फुल मार्क्स चाहिए 4 आउट ऑफ 4, तो आपको बुक से ही लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था बुक कंपलसरी बाई 100%। नाउ सर वी हैव एक्सपेंडिचर ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट में देखो एक हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एक है सर, देखो मैं आपको मार्क करता हूँ, एक है सर प्रोविजन ऑफ फंड्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है, फिर हमारे पास एक प्रोप्राइटरी ऑडिट, फिर एक परफॉर्मेंस ऑडिट। कहाँ रह गया भाई, हाँ एक है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो आज का टारगेट मैं यही लेके चल रहा था, सच बोलो तो अगर ये हो गया हमारा तो आज का काम बन जाएगा, राइट। इतना टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। फिर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट है, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री है, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स है, सप्लीमेंट ऑडिट है, टेस्ट ऑडिट है, रिपोर्टिंग प्रोसीजर है, सब बच्चों वाली चीज़ें लेटली। बट हाँ मेरा जो टारगेट है, एज पर द टारगेट आई एम टारगेटिंग। अब देखो मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ, एक एक करके मैं लिखवाते जाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, यानी आपको सबसे पहले तो हम बात करें सर खर्चों की। सर खर्चा इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है, पैसा आना जरूरी है। अरे बेटा अगर मान लो तुम्हें इतना बड़ा मटका मैंने दिया, ठीक है, पोट दिया, और वो नीचे से टूटा हो तो सारा पानी बिखर जाएगा। इफ यू वांट टू कंसोलिडेट दैट वाटर यू हैव टू मेंटेन दैट पोट। रिसीप्ट और इनकम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन खर्चे अगर अननेसेसरी हो, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि जो मैं आज तक अप्लाई नहीं कर पाया, सच बोलो तो, और अब लाइफ में सीख रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई पैसे वहीं लगाओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। खाना खाना जरूरी है तभी लगाओ, अननेसेसरी मत लगाओ। पैसे ज़्यादा इसका मतलब नहीं फालतू खर्च करोगे, लेकिन अगर फालतू खर्च किया तो एक दिन तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सो वी हैव टू फोकस ऑन द एक्सपेंडिचर। तो वही बोल रहा है भाई 5 टाइप के ऑडिट पढ़ लो, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ लो,
ऑडिट ऑफ सैंक्शंस पढ़ लो, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन एंड फंड पढ़ लो, प्रोप्राइटरी ऑडिट पढ़ लो, परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ लो। 5 टाइप के ऑडिट्स पढ़ने हैं। और भैया अगर तुम पूछो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा, तो मैं लिटरली बोलूँ यही सबसे ज़्यादा है। और हर टीचर लिटरली क्लास में इस पे तो फोकस करता ही है। अब तक जो हमने 1 आवर दिया वो उससे फोकस नहीं करते मोस्ट ऑफ द टीचर, 90% 10% करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑडिट पे 100% में से 99% टीचर फोकस करते हैं। बहुत कम ही होता होगा कि टीचर ये ना पढ़ाए, ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, सर ये कहते हैं कि प्रोविजन ऑफ फंड्स, जो भी आप गवर्नमेंट का पैसा लगाने वाले हो, प्रोविजन बना रहे हो, आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड, खर्चा उसी में से होना चाहिए, सेम पर्पस। यानी इनडायरेक्टली वो क्या बोलता है प्रोविजन ऑफ फंड कि भैया आपका पर्पस सेम होना चाहिए, सेम पर्पस, आपका पर्पस चेंज नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को किताबें खरीदने के लिए अगर कोई प्रोविजन बनाया है, जैसे इनकम टैक्स में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वो 4% जो टैक्स ले जा रहा है, 2% इनकम टैक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो वो 2% हेल्थ में ही खर्च होने चाहिए, वो 2% एजुकेशन में ही खर्च होना चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आप लोगों से पैसा ले रहे हैं ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो यही कहा जा रहा है सेम पर्पस के लिए ही वो खर्चा होना चाहिए, हेल्थ का मतलब हेल्थ। द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द एप्रोप्रिएशन मेड, ठीक है। मतलब जितना पैसे का प्रबंध हुआ 2% का, अगर मान लो मैंने कहा कि सेम पर्पस यानी 2% किसके लिए हुआ सर, हेल्थ के लिए, तो वो पैसा वहीं खर्च होना चाहिए। और एप्रोप्रिएशन मतलब 2% ही होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि 3%, आप ये नहीं कह सकते कि 4%। आप समझे मेरी बात, सेम पर्पस होना चाहिए, पहली बात सेम पर्पस होना चाहिए। दूसरी बात एप्रोप्रिएशन से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, जितना एप्रोप्रिएशन है उतना ही खर्चा होना चाहिए। पर्पस सेम, जिस पर्पस के लिए बनाया उसके लिए खर्चा, और जो एप्रोप्रिएशन बनाया उतना ही खर्चा, उसका खर्चा और उतना ही खर्चा, एक्स्ट्रा नो खर्चा, ओके। फिर सर एक आता है ऑडिट ऑफ सैंक्शन। व्हाट इज ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ठीक है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन इसका ये पहले नंबर पे मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे ऑडिट ऑफ सैंक्शन, बात हो गई आपकी 2%, हाँ मैंने बात कर ली सर 2% का खर्चा होगा, किसके लिए होगा सर, 4% हेल्थ है, 4% खर्चा होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट। ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन, क्या वो अमाउंट सैंक्शन हुआ, क्या उसके पैसे तुमको मिले, ओके, ठीक है। नाउ आइदर जनरल और स्पेसिफिक फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, और क्या अथॉरिटी से ही मिले, मतलब यहां पे क्या है, पैसा आपको सही अकाउंट से ही आना चाहिए। आप नहीं बोल सकते भाई पैसे आगे तो मैंने यूज कर लेना, नहीं, कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से ही तुमको पैसे मिलेंगे। मतलब पापा ने ही पैसे दिए, पड़ोसी से नहीं लेना, हर कोई तुम्हारा बाप नहीं है, आधार कार्ड पे देखो चेक करो तुम्हारे पापा कौन है, और पापा से ही पैसे लेने हैं। अरे उन्होंने दिया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। ये क्यों गंदा सा डायलॉग मारा आपने, इसलिए मारा कि तुम्हें याद रखना है कि सीएनजी हर एक चीज चेक करेगा। तुम ये नहीं कह सकते पैसे आए और मैंने खर्च कर दिए, जैसे मामा ने पैसे दिए तुमने खर्च कर दिए, कैसे खर्च कर दिए, पापा से पूछा क्या, तेरी लाइबिलिटी पढ़ाने लिखाने की ग्रो कराने की मेरी है, हाँ पापा से परमिशन ले लो तब तो चलेगा, विदाउट पापा की परमिशन नहीं चलेगा। तो फ्रॉम एग्जाम्पल थोड़ा घटिया था लेकिन जरूरी था, बस याद कर लो। स्पेशल फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, पैसा कहां से मिलना चाहिए सर, कंपिटेंट अथॉरिटी से, ओके। Now the audit of sanction is directed both in respect of ensuring that it is properly covered by the sanction, क्या वो खर्चा प्रॉपर्ली सैंक्शन हुआ है, मतलब उसकी अथॉरिटी, कवर्ड बाय सैंक्शन मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया, कंपिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया, अलाउ किया, कंपिटेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया, ओके। नाउ अब क्या, सैंक्शन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, राइट, सेटिस्फाई द अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट, कंपिटेंट अथॉरिटी ने किया, और सेटिस्फाई द अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट, कंपिटेंट अथॉरिटी ने किया। और ये क्या है सर, इसको मैं सिंपली वर्ड में लिख सकता हूं, एप्रोप्रिएटली, एप्रोप्रिएटली कवर्ड बाय सैंक्शन। मतलब 4% है तो वो 4% कहीं और तो नहीं गए, क्या वो परसेंट एग्जैक्टली 4% प्रॉपर सैंक्शन होके उसी अकाउंट में गए, और जिस पर्सन ने वो 4% अलाउ किया क्या वो कंपिटेंट अथॉरिटी था, ओके, गॉट इट, गुड। ये हो गया हमारा सेकंड। नाउ वी हैव रूल्स एंड ऑर्डर।
ठीक है। तो रूल्स एंड ऑर्डर का सबसे पहला आप समझ जाओ कि ये कौन कर रहा है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ही कर रही है, और कोई तो कर ही नहीं सकता। और ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर एम्स टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस रूल्स। ठीक है, कि भैया अकॉर्डेंस विथ किसको होना चाहिए सर? फाइनेंस रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर इशूड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी। और यहाँ कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है सर? गवर्नमेंट। यहाँ पे मैं कंप्लेंट अथॉरिटी को सीए लिख रहा हूँ, और सीए कौन है सर? गवर्नमेंट। मतलब वो खर्चा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्डर। रूल्स, सॉरी मैं इसको बोल रहा हूँ, देखो मैं कीवर्ड ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या ले रहा हूँ? फाइनेंशियल रूल्स, एफ आर ओ, एफ आर ओ, मतलब गवर्नमेंट के एफ आर ओ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर। कौन सर? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कौन है? कंप्लेंट अथॉरिटी। मतलब ये कीवर्ड क्या हो गया? सीए के अकॉर्डिंग, सी यानी कंप्लेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कौन है? हमें एफ आर ओ का ध्यान रखना है। ओके, दीज रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर अगेंस्ट विच रेगुलरिटी ऑडिट इज कंडक्टेड मेनली फॉर फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन रूल्स के मतलब इन बातों के अंदर ना, इट शुड बी एज पर द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड्स। लिखा है रूल्स एंड ऑर्डर रेगुलेटिंग द पावर्स। रूल्स एंड ऑर्डर क्या देंगे सर? रेगुलेट करेंगे पावर टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर। क्या वो खर्चा सही से इनकर्ड हुआ, सैंक्शन हुआ फ्रॉम द सीएफआई? तो सर इनकर्ड, इनकर्ड तो ये हो गया प्रोविजन ऑफ फंड, और सैंक्शन को कौन सा हो गया? ऑडिट ऑफ सैंक्शन। समझ में आ रहा है आपको? यानी पॉइंट नंबर 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग इनकर और सैंक्शन हुआ। पॉइंट नंबर 1 और 2 क्या है? ये रे, अभी अभी आपने पढ़ा। यानी वो 4% का खर्चा प्रॉपर सैंक्शन हुआ प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, और उसी अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट? सीएफआई अकाउंट से ही हुआ। ओके, अगला क्या कहता है? रूल्स एंड ऑर्डर डीलिंग विद द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था? विड्रॉइंग मॉनेटरी मनी, जब आप पैसे निकाल रहे हो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, यानी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था? ठीक है, ओके। तो अगला पॉइंट क्या था? मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था? थर्ड पॉइंट कहता है रूल्स एंड ऑर्डर रेगुलेशन कंडीशंस ऑफ द सर्विस। कि भैया अब यहाँ पे बात करते हैं उस सर्विस की कंडीशन क्या है, कितना पे होगा, कितना अलाउ होगा, एंड पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, अब आगे इन्होंने 4 बातें लिखी। दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विथ एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपको जो लॉ बना के दिया गया है उसके अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए। दे आर कंसिस्टेंट विद द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट्स आर डिटरमाइंड। भैया उसकी प्रॉपर ऑडिट और अकाउंट होना चाहिए। दे डू नॉट कम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्डर्स और रूल्स मेड बाय द हायर अथॉरिटी। मतलब आपके बॉस ने यानी मोदी जी ने जो कहा वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ हैव नॉट बीन सेपरेटली प्रोवाइड approved by the complaint authority, the issuing authority possesses the necessary rules making power। अगर मोदी जी ने तुम्हें परमिशन नहीं दी तो क्या तुम्हारे पास वो परमिशन थी उस मनी को यूज करने की, उस अमाउंट को सैंक्शन करने की? ये यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। ओके, तो एक बार इन तीनों पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूँ। लिखो सर। एक्सपेंडिचर ऑडिट, ठीक है। पहला क्या है सर हमारे पास? ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड। ठीक है, यानी जो भी गवर्नमेंट का क्या है सर? पैसा, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? सेम पर्पस, आपका पर्पस वही होना चाहिए। सेकंड, डज नॉट एक्सीड द एप्रोप्रिएशन मेड, और जितना अमाउंट बोला गया है उतना ही होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या आपको एग्जांपल दिया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? 4%। राइट, ओके। सेकंड लिखिए सर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन।
ऑडिट ऑफ सैंक्शन। ये क्या कहता है कि भैया तुमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे कितना लिया, 4%। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुना। हम यहां कह रहे हैं क्या ये एप्रोप्रिएटली कवर्ड बाय सैंक्शन? क्या ये एप्रोप्रिएटली कवर्ड हुआ था? क्या ये एप्रोप्रिएटली कवर्ड हुआ था सैंक्शन के थ्रू? ओके, यानी क्या मोदी जी की परमिशन इसको मिली थी? सिंपली समझो आप, क्या मोदी जी ने इसको परमिट किया था? कवर्ड बाय सैंक्शन। और जो मोदी जी ने रूल्स बनाए थे, एफएमओ, हमने एक कोड बनाया था ना अभी, हाँ, रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स, और उसके बाद ऑर्डर, कुछ हमने शॉर्टकट बनाया था, अभी मैं भूल गया शायद, एक सेकेंड। हाँ, एफआरओ। मतलब आपको यहां पे चेक करना है एफआरओ, कि एफआरओ प्रॉपर है, एफआरओ प्रॉपर है। ओके, सेकंड आप चेक करेंगे क्या मोदी जी इसके लिए एग्री थे, सैंक्शनड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। ओके, नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर। ये हमने थर्ड नंबर पे क्यों पढ़ा, बताओ मुझे? थर्ड नंबर पे इसलिए पढ़ा हमने ताकि हमें फर्स्ट एंड सेकंड का यूज पता हो। तो देखो ये कौन कर रहा है, रूल्स एंड ऑर्डर कौन बना रहा है? तो हमने कहा एफआरओ कौन बना रहा है। पहली बात तो एफआरओ कौन बना रहा है सर? गवर्नमेंट बना रहा है। और गवर्नमेंट कौन है सर? गवर्नमेंट है हमारा सीए अथॉरिटी। सी अथॉरिटी मतलब कंप्टेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इट शुड बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब एफआरओ, यानी मोदी जी के इशारों पे होना चाहिए। मोदी जी ने संविधान जो बनाया है, और संविधान ने मोदी जी को बनाया था, सच तो ये बोला जाए, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखो रूल्स, रेगुलेशंस स्लैश ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी, ऑफ कंप्टेंट अथॉरिटी। सर ये आरआरओ क्या है सर? ये एफआरओ है, एफआर, फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कंप्टेंट अथॉरिटी। ये प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए सर? सैंक्शनड होना चाहिए। एंड ये प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए सर? इनकर्ड होना चाहिए। जो अमाउंट सैंक्शनड हुआ, लेट्स सपोज 4%, वही खर्चा होना चाहिए। तो इसके आगे मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं, डिटेल्स प्रोसीजर्स। आपको पूरा डिटेल प्रोसीजर यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। यू कांट टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, डिटेल्ड प्रोसीजर आपको फॉलोड करना पड़ेगा। बोलो धन गुरु नानक। ओके, ठीक है सर, हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब है सर हमारे पास प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, व्हाट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट? ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी। अब यहां पे ये प्रॉपर्टी ऑडिट गलत है, प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटी ऑडिट। अच्छा, एक होता है प्रोप्राइटर, जो तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, प्रोप्राइटर ऑडिट के बेनिफिट क्या है। मतलब एक बंदा आगे पूछे तुम्हें, भाई कि मैं सी ड्रीमर चला रहा हूँ, विनीत मिश्रा हूँ, ऑडिट कराने क्या फायदे हैं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हम कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक करके गलत आंसर लिखे जाते हैं। ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी सीक्स टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कि भैया देखो जब भी कुछ खर्चे होंगे तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर ऑडिट, याद रखना। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन एक्सपेंडिचर ऑडिट से आता है, फिर बाकी गवर्नमेंट ऑडिट से आता है, याद रखना। लिखा एक्सपेंडिचर इज नॉट अ प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी नहीं होना चाहिए सर।
मतलब सिर्फ इनवॉइस नहीं होना चाहिए। देखो जैसे हमने कॉमनवेल्थ गेम का 70,000 करोड़ वाला स्कैम की डिस्कशन दिखी, आपको ऊपर मैंने लिख के दिया था, तो एक्सपेंडिचर में इनवॉइस तो है 70,000 एक्सपेंडिचर के, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ ही नहीं, प्राइम ऑफिस नहीं होना चाहिए। मोर देन द ओकेजन डिमांड दैट एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज द सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी, कि भाई वो पैसा वैसे ही खर्च होना चाहिए जैसे वो तुम्हारे खुद का पैसा हो। जब खुद के पैसे जेब से निकलते हैं ना भाई साहब, दर्द होता है, वही दर्द तुम्हें इस पब्लिक के पैसे को खर्च करते समय होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ऑडिटरली एक्सरसाइज इट्स पावर, मतलब जो हमारा ऑडिटर है, exercise his power sanctioning expenditure to pass an order which will not directly or indirectly accrue to its own advantage. देखो, sorry to mention this, I don't want to harm anyone, but I'm just telling the truth. कोई नेता है, नाम नहीं लूंगा, उसके घर के आसपास की सारी रोड बन जाती है भाई, और हमारे घर के आसपास की जो रोड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे बनने में बहुत टाइम लग जाता है। एक बार मैं उधर से आ रहा था, नाम नहीं लूंगा जगह का, पूरा विलेज एरिया था, कहीं रोड नहीं थी, लेकिन उस बंदे के घर के आसपास जो नेता था, पूरा 10 किलोमीटर का रोड बना हुआ था। मैंने एक बंदे से पूछा, भाई यहाँ की रोड बन रही है, पूरे गांव में तो नहीं बनी? तो उसने बोला, अरे भाई ये नेताजी का घर है, मैं नाम ही नहीं ले सकता किसी का। तो तुम्हारे घर के पास वो खर्चा हुआ, स्पेशल बेनिफिट तो तुम्हारे ये रहा सर, आसपास के लोगों के लिए तो पूरा गांव है ना भाई, सबकी आगे बनाओ, तुम्हारे आगे पहले क्यों? जब भी, सॉरी टू मेंशन, लेकिन इंडिया में 100% ये होता है, आज भी होता है, कान इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि कोई हार्म मत होना। रियलिटी में देखो तुम जाके, कोई भी नेता हो, लीडर हो, एमपी हो, एमएलए हो, उसके आसपास की रोड चकाचक रहती है। पूरे गांव की, पूरे स्टेट की रोड हो या ना हो, ठीक हो ना हो, उसके आसपास की रोड प्रॉपर ठीक रहेगी। क्यों? तो ये बात वहीं लिखी गई है, रोड फैसिलिटीज टू एमपी एमएलए, ठीक है, उनके ही स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। ओके, नाउ थर्ड है, पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एक बंदे के लिए वो पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। सैंक्शन ऑफ द कम्युनिटी अनलेस ऑल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड इज इनसिग्निफिकेंट, एक बंदे के लिए खर्चा हो सकता है लेकिन अमाउंट इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज एमपी जी के लिए 5,000 रुपीज लगा दिए, इट्स irrelevant. Claim for the amount could be enforced in a court of law. Claim for the amount, जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है, could be enforced in the court of the law. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 500 रुपए की बात के लिए तुमने केस फाइल कर दिया, नहीं यार, could be enforced in the law, मतलब तुम जज के सामने जा रहे हो एमपी एमएलए की शिकायत करने, एटलीस्ट वो अमाउंट कुछ सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर इन परसुएंस ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम, वो अमाउंट रिकॉग्नाइज हो सके पॉलिसी और कस्टम के द्वारा, ये ना हो कि कहाँ गया, अरे सर मैंने कल देखा था आज नहीं, वो रोड कल थी आज नहीं है, अरे भाई ऐसा रोड तोड़ना गायब होती है। अभी रेड 2 में क्या हुआ, रितेश देशमुख ने एक स्टैचू बनाया था गोल्ड का, जब अजय देवगन उसकी इंस्पेक्शन करने गए, ठीक है, तो वो गोल्ड का स्टैचू गायब हो चुका था, वो नॉर्मल था एकदम। बाद में फिल्म के एंड में पता चला उन्होंने ओरिजिनल स्टैचू को एक पानी में डुबो दिया था। तो ऐसा ना हो कि रियल टाइम जब एविडेंस की बात है, एविडेंस मिले ही नहीं। अमाउंट ऑफ अलाउंस सच एज ट्रेवलिंग अलाउंस granted to meet expenditure of particular type should be so regulated that allowance are not on the whole or source of the profit to the recipient, ठीक है, ये एक अच्छा था। इसके ऊपर मैं नोट लिखवा दूंगा अभी, ठीक है, एक ये वाला टॉपिक पढ़ लेने दो, इसके बाद मैं दोनों पे नोट लिखवा दूंगा आपको, 10-15 मिनट, बस 10 मिनट मान जाओ, थोड़ा सा मान जाओ यार, तुम्हारे एग्जाम का सवाल है, गवर्नमेंट ऑडिट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो छोटे मोटे ऑडिट है तुम खुद से ही पढ़ सकते हो। बाकी जो हमने पढ़ा है उसको हम मार्क कर लेंगे। ओके, परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं, देखो अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 3 बातों का ख्याल रखना। पहला क्या, इफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बात करूंगा इफिशिएंसी की। इफिशिएंसी ऑडिट, इफिशिएंसी ऑडिट
ठीक है। फिर मैं बात करूंगा इकोनॉमी ऑडिट की, फिर मैं बात करूंगा इफेक्टिवनेस ऑडिट की। सर व्हाट इज इकोनॉमी ऑडिट? इकोनॉमिक ऑडिट कहता है कि भैया पैसा जो है कम से कम लगाओ। कहीं कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है, कहीं 8 रुपए की मिल रही है, कहीं 10 रुपीज, कहीं 8 रुपीज, तो 8 वाली इसको पहले पिक करो। कम से कम रुपए लगाओ और उसका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, यानी पैसा कम लगे, मनी कम लगे, आउटपुट ज्यादा आए। ओके, उसके बाद है सर इफिशिएंसी ऑडिट। इफिशिएंसी ऑडिट कहता है कि भैया आउटपुट तो ज्यादा है ही है, लेकिन आउटपुट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि काम ही नहीं हुआ। नहीं समझे आप 10 रुपीज की जगह 8 रुपीज का प्रोडक्ट ले आए, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 8 रुपीज का प्रोडक्ट वेस्ट हो जाए, उससे बेनिफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट भी है, आउटपुट तो आप हाई ले आए हैं, राइट, लेकिन इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है वो भी हाई चाहिए। ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में आपने काम ही खराब कर दिया। सस्ता इन द सेंस नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी शुड बी सेम, you will try to minimize the prices, maximize the output, or due to maximizing the output we get the much and more benefit. Now third is effectiveness. What is effectiveness? Effectiveness audit कहता है कि भाई तुमने बेनिफिट तो ले लिया, बट जो बेनिफिट है वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है कि नहीं। कहने का मतलब क्या, तुमने रोड बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन उस रोड का, उस ब्रिज का, या जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हुआ है? क्या जो हम बेनिफिट देना चाहते थे, क्या एग्जैक्टली वही बेनिफिट मिला है? वो गाना नहीं, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। मैंने मेडिसिन दी, तुम 10 रुपए की मेडिसिन दे रहे थे, मैंने 8 रुपए की दी। मैंने 8 रुपए की मेडिसिन 3 दिन दी, लेकिन बंदा तो ठीक ही नहीं हुआ। तुमने पैसे बचा लिए, तुमने आउटपुट अच्छा कर लिया, तुमने बेनिफिट अच्छा कर लिया, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन था वो क्या निकला? दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव ऑडिट। तो ये है इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, आइए मैं इसे एक बार लिख लेता हूं और इसको एक बार समराइज करते हैं। लिखे, सबसे पहले लिखते हैं फॉर प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये क्या कहता है? वो पैसे एकदम वैसे ही जेब से निकालना जैसे तुम्हारा खुद का पैसा हो। ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। ब्रिंग आउट केसेस ऑफ improper, avoidable, wasteful, instructive expenditure। ये किस लिए बनाया गया है? कि भाई कहीं भी व्यर्थ पैसा, अवॉइडेबल एक्सपेंड, मतलब अगर नहीं करते तो भी चलता था, फिर तुमने क्यों किया, राइट। पहली चीज तो नो प्रिसाइज रूल, इसका कोई प्रिसाइज रूल नहीं है। प्रिसाइज रूल मतलब कोई रूल स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज अ कॉमन सेंस। अब लिखोगे कॉमन सेंस रूल, कि इतनी सी बात तो बच्चे को भी समझ में आती, कॉमन सेंस लॉजिक, कॉमन सेंस या कॉमन लॉजिक। ओके, तो इसमें हम जनरल ऑडिट किस चीज का करेंगे? नो मोर देन ओकेजनल डिमांड। ओकेजनल डिमांड क्या? 2 दिन की जरूरत थी और तुमने इतना बड़ा खर्चा कर दिया। अगर वो 2 दिन चले जाते, रोज रोज की जरूरत तो थी नहीं। अगर पर्टिकुलर जरूरत है ही है और इसके बिना कोई काम रुक रहा है, तभी वो खर्चा करो। नाउ नॉट टू
सैंक्शनिंग अथॉरिटी एडवांटेज। अब मान लो तुमने उस चीज को सैंक्शन कर दिया जिसमें पब्लिक का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारे साले जी का, किसी कॉन्ट्रैक्टर का स्पेसिफिक फायदा हो रहा हो। मतलब तुमने वहां खर्चा किया जहां पे तुम्हारे रिलेटिव को फायदा हो रहा है, पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा। राइट, लिखो नॉट बेनिफिट, नॉट बेनिफिट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन एंड अलाउंस नॉट फॉर प्रॉफिट। और कोई भी ऐसा खर्चा ना हो रहा हो जिससे प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए आप कोई खर्चा कर रहे हो। ठीक है, हो गया। ठीक, एंड द लास्ट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट, फर्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी में आप क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिकल मैनर, इकोनॉमिकल मैनर, यानी पैसा बर्बाद नहीं करना है। ओके, नाउ इफिशिएंसी, पहले में क्या हो गया? इकोनॉमिकल। दूसरा क्या है कि रिसोर्स जो एक्वायर्ड हुए हैं उनका सही से यूज करना है। इफिशिएंसी में पहले क्या बोलता है भाई, इकोनॉमी तो कर लो, मतलब जब तक अगर इकोनॉमी कर ली, ये बोल रहा है भाई इकोनॉमी कर ली, पैसे बचा लिए। हाँ, अब बोलो अचीव एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जिस रिजल्ट के लिए रिसोर्स को लाए उस पे लगाओ। फिर है जी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यहां आप लिखोगे इवेल्युएटेड विथ टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हमने टारगेट सेट किया था क्या वो ऑब्जेक्टिव हमें रिसीव हुआ या नहीं। ओके, दिस इज गवर्नमेंट ऑडिट, जो सबसे ज्यादा हमें पढ़ना था। अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। कुछ टॉपिक आई नो मैंने अभी नहीं टच किया, बट जो किए वो देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन आया था स्टडी मेट में, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CNG टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट फंड में से जो भी खर्चा हुआ है क्या उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना जरूरी है। एंड ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली टू असर्टेन वेदर द मनी शोन इन द अकाउंट्स आज हैव बीन डिस्पर्स्ड बाय लीगली अवेलेबल। सब कुछ सही से हुआ था तो भी ऑडिट करना जरूरी है। फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस और पर्पस ऑफ दे हैव बीन अप्लाइड, और जिस पर्पस के लिए पैसा यूज करना था वही हुआ है तो भी क्या ऑडिट करना जरूरी है। एंड वेदर द एक्सपेंडिचर कंफर्म टू द अथॉरिटी वर्थ गवर्न इट, और अथॉरिटी भी मिली हुई है तो भी ऑडिट करना जरूरी है। डिस्कस इट्स अबाउट कंटेक्स्ट व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। तो आप क्या लिखोगे? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब DT एंड GST जो हमने पहले डिस्कस किया था। ऑल द लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंडिया, ऑल अमाउंट रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो भी आपने लोन लिया आपने उसे टाइम पेमेंट की है। इट इज इंपोर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड, सारे पैसे यहीं से खर्च होंगे। नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और शैल बी एप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आप वैसे तो कुछ और खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगर लॉ में अलाउ है तो खर्चा कर सकते हैं फॉर द पर्पस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे इसकी इंपोर्टेंस लिख सकते हो। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है सर RTP में 18, में 19, नंबर 19 में क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड जर्नल। तो भैया कंपाइलेशन और सबमिशन ऑफ अकाउंट कर दीजिए, रेंडरिंग असिस्टेंस अकाउंट मेंटेनेंस कर दीजिए, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग कर दीजिए, ऑडिट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर कर दीजिए,
ऑडिट ऑफ ग्रांट एंड लोन्स, अरे भाई नोट लिखवाए थे ना 5 to 6 पॉइंट, वही लिखने हैं। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड यूनियन और स्टेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट स्टोर एंड स्टॉक, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड, सर ये तो आपने नोट बना के दिया था, हाँ 5 स्टार लगा लो भाई। ये वाला कितने स्टार, यहाँ पे मैं दूंगा 1 स्टार, ये वाला 5 स्टार टॉपिक है, ये हमने लिखा है, नोट्स बनाए इसके प्रॉपर। अगला है सर नंबर 19, 5 मार्क का क्वेश्चन, राइट अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो भाई 5 टाइप के एक्सपेंडिचर ऑडिट होते हैं, आपको लिखना होगा। आरटीपी नंबर 19 में, एमटीपी मार्च 20 में, आरटीपी में 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर प्रोविजन बनने चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकट जो हुआ है, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट का ध्यान रखना, और उसके बाद इकोनॉमिक ऑडिट का ध्यान रखना है आपको। जी के लाइन में इन्होंने सब कुछ लिख दिया। डिपेंड अपॉन द मार्क्स, कितने मार्क्स का, अगर सिंगल क्वेश्चन आया तो उसको पूरा एलोबरेट करना पड़ेगा, और अगर एक सिंगल क्वेश्चन है 4 to 5 मार्क्स, तो हर हेडिंग में एक एक लाइन लिख दो, काम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार टॉपिक है, तो ये भी 5 स्टार है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में कैसे लिखना है, जैसा क्वेश्चन आंसर में वैसा लिखना है, ठीक। ओके, लिखा है मे 19 इनका 3 मार्क का क्वेश्चन, एमटीपी नंबर 21 में, डिस्कस द पावर ऑफ सीएनडीजी, ठीक है। सीएनजी गिव्स इज पावर टू सीएनडीजी इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफिस ड्यूटी, कैसे करेंगे ड्यूटी परफॉर्म। सीएनजी, सॉरी सी एंड एजी, मैंने सीएनजी बोल दिया, सॉरी। प्रोवाइड द सर्टेन पावर्स टू द सीएनडीजी इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफिस ड्यूटी, डिस्कस। तो भैया कैसे कैसे करोगे, इंस्पेक्शन, ट्रांसमिशंस, इंक्वायरी, ये सारे काम कर सकते हैं। हमने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स में मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा था और 4 to 5 पॉइंट्स लिखे थे, वही लिखने हैं। ओके सर, कितना स्टार क्वेश्चन, इसको मैं बोलूँगा 2 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार अभी तक ऊपर से बस 2 क्वेश्चन को दिया है मैंने। एक क्वेश्चन है सर प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट, PROPRITY, प्रोप्राइटरी ऑडिट, एमटीपी अक्टूबर में, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, और हाँ ये 5 स्टार है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक क्या है, अगर तुम्हारी जेब से पैसा निकलता तो तुमको जितना दर्द हो रहा था इतना ही दर्द तुम्हें पब्लिक का पैसा यूज करने में भी होना चाहिए। इसके बाद सर कंपाइलिंग, एमटीपी अक्टूबर 20 का क्वेश्चन, कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट के ऊपर एक क्वेश्चन है सर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, ये हेडिंग है, होमवर्क दे रहा हूं कर लेना, ठीक है। कंपाइलिंग ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन लिस्ट, ये बहुत इजी है और इसका नोट मैं लिखवा ही देता हूं, रुको, ये मैंने अभी तक लिखवाया नहीं था। यहां पे एक नोट लिख लो, एक नोट लिखो मेरे साथ, लिखो लिखो, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट। देखो 4 स्टेप कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे से आता है। कंपाइल करोगे अकाउंट, सारे अकाउंट को कंपाइल करना है। सेकंड, प्रिपेयर करनी है रिपोर्ट, ठीक है। सबमिट करनी है रिपोर्ट, रिपोर्ट बना लिया, सबमिट कर दो, ठीक है। फोर्थ, प्रोवाइड, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेंगे वो तुम्हें देनी होगी। दैट्स इट। इन 4 कीवर्ड्स के बेसिस पे तुम अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर फुल मार्क्स चाहिए, 80+ चाहिए, तो तुम्हें बुक की नीड पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर वैसे ही लिखना। इसलिए मैंने कहा था यार 30-40 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन क्यों करो, डायरेक्ट 80+ करो। एग्जाम में 2-4 नंबर काट भी लेगा तो भी एग्जामिशन तो आएगी। इसलिए मैंने कहा था नोट्स प्लस क्लास बुक, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर में, कंपलसरी है। अगर लिटरली ऑडिट में पास होना है, दिस बुक विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो मस्ट डू इट, ठीक है सर। अच्छा, कुछ बातें और हैं, अगर चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख ही देता हूँ, फिर बाकी बातें क्या है तुम होमवर्क के तौर पे पढ़ लेना, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी, बुक्स में है, कर लेना, एक बार जस्ट रीडिंग दे देना बाकी टॉपिक को। आगे सर जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन में क्या क्या बातें होती हैं, मतलब कुछ बेसिक बातें सीख लो सर। सर आपको ऑडिट करना पड़ता है एक्सपेंडिचर का, ओके हमने पढ़ लिया। सर मनी जो भी होना चाहिए गवर्नमेंट का इज लीगली अवेलेबल, ओके। एमसीक्यू पूछ सकता है क्या, हाँ सर आ सकता है। क्या इलीगल मनी भी हो सकता है गवर्नमेंट अकाउंट में, बिल्कुल नहीं। एक्सपेंडिचर जो भी होगा कन्फर्म्स विथ अथॉरिटी,
मतलब बिना अथॉरिटी की परमिशन के कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए। क्या एमसीक्यू में आएगा? यस सर। फिल को सर, कंटिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट। सर कंटीजेंसी फंड्स कौन से फंड होते हैं? वो फंड होते हैं जो इमरजेंसी पीरियड के लिए रखे हुए हैं। सर क्यों रखे हुए हैं? कि यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने। क्यों नहीं करने? मान लो कोई इमरजेंसी है, मोदी जी से पूछने में ही अगर 10 दिन लग गए तो सामने वाला तो मर जाएगा ना भाई। इमरजेंसी में क्या करे? तो इस फंड में से पैसा ले सकते हो। और कोई भी अगर सब्सिडरी प्रोविजन है, सो यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, वीडियो को यहाँ पॉज करके ये बात लिख लेना। आज तो मुझे लग रहा है पहला ऐसा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है पूरे ऑडिट के सेशन में जो 90 मिनट क्रॉस हो गए भाई। 100 मिनट्स होने वाले हैं। ठीक है सर, चलो तो एक क्वेश्चन था ये, अब तुम इसे होमवर्क पढ़ लेना, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। सर कितने स्टार दें इसको? इसको सर 2 स्टार दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आरटीपी नंबर 20 में, एमटीपी 22 में, नवंबर 20 में 3 मार्क्स, एमटीपी नंबर 21। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 2 स्टार टॉपिक, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ठीक है, नहीं 5 स्टार दो भाई, 5 स्टार, सॉरी 5 स्टार टॉपिक दो। तो इसके बारे में पढ़ चुके हो सर। दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस, दे आर कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, डू नॉट कम इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, और इन केस ऑफ हैव नॉट बीन सेपरेटली प्रोवाइड बाय द कंप्टेंट अथॉरिटी। ठीक है, 5 स्टार लगा लो। अभी अभी हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेगा। तुम खुद से नहीं लिख पाओगे, एक चीज़ तो गारंटी बोल सकते हो, तुम खुद से नहीं लिख पाओगे। इसमें आंसर फ्रेम करने के लिए बुक चाहिए ही चाहिए। सो गो फॉर दिस बुक। मैं बार बार इसलिए नहीं कह रहा, देखो एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, मैंने गुरुजी से पूछा कि सर मैं बच्चों को बोलता हूँ बुक ले लो या फिर सुपर 30 ज्वाइन कर लो, ये गलत नहीं है, टीचर का क्या ये धर्म है। तो मेरे को गुरुजी ने क्या बताया कि क्या ये तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो? आंसर है नो। क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हो ताकि इससे बच्चों का भविष्य बदले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इससे उसमें सच में फ़ायदा होगा? आंसर है यस। क्या सच में वो पास हो जाएंगे? आंसर है यस। क्या एक अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे? यस। अगर कोई बुक पढ़ता है तो 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे? आंसर है यस। सो गो फॉर इट। तुम ये अपने फायदे के लिए नहीं, उनके फायदे के लिए कर रहे हो। सो मेरा दिल साफ हुआ, मैंने कहा ठीक है, मैं हर बार बोलूंगा गो फॉर दिस टाइम यू आर नेक्स्ट एफआईएलएस। बुक का यूज़ जरूर करना, लैंग्वेज ड्राफ्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। ठीक है, 4 स्टार टॉपिक, आरटीपी नंबर 20 क्वेश्चन। प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए सैंक्शन। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड अथॉरिटी सैंक्शन, मतलब मोदी जी ने ही बुलाओ, अपने मन से नहीं। फिर है सर ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा है आपको। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट, अकाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बेसिस फॉर करेक्टिव एक्शंस, ये हमने लिखा था। ठीक है, ये मैंने नोट से लिखवाया था आपको। और आरटीपी में 21 अप्रैल 22 एमटीपी, जुलाई 21 4 मार्क्स एमटीपी, इसको आप 3 स्टार लगा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोपर्टी, किन किन जगह आप पैसा खर्च कर सकते हो? एक्सेप्शंस क्या क्या है? अमाउंट इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब कि 1000 5000 रुपए। सर क्लेम मस्ट बी अमाउंट, मतलब कोर्ट में लाने लायक हो। मतलब ऐसा 500 रुपए का तुम्हारा मोदी जी ने गुलाब जामुन खा लिया तो उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। 500 रुपए के लिए कौन करता है यार? एक्सपेंडिचर इन परसुएंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम्स, अमाउंट ऑफ अलाउंस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए, पब्लिक के लिए हुआ है। आपने पर्सनल इसमें ऐसा कुछ नहीं था इंटेंशन। ये भैया 5 स्टार लगा लो, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन हम खुद से बना के नहीं लिख सकते। वी नीड स्पेसिफिक लैंग्वेज टू क्लेम द मार्क्स। ठीक है, सो ये बुक 100% तुम्हें चाहिए, ये क्वेश्चन करना है। प्रोप्राइटरी ऑडिट 5 स्टार लगा लो सर, एमटीपी नंबर 21। इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट स्टोर एंड इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस करके नहीं दिया है। ठीक है, इसको भी पी लिख लो, पी फॉर पेंडिंग, और ऑडिट ऑफ रेसिपिएंट पेंडिंग पी, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर 5 स्टार लगा लो इस टॉपिक को, एमटीपी सितंबर 22 का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, तो ये भी 5 स्टार है, M23 में 3 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये लास्ट वाली हेडिंग है जो कंबाइन करके लिखी गई है, आप लिख सकते हैं, बुक में एग्जैक्टली यही वर्ड लिखे गए हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो कल हम 2 टॉपिक करके फिर इन्हें करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। अच्छा 2 क्वेश्चन है, 2 तुम्हें ही दे दूँ क्या होमवर्क? ये देखो 2 क्वेश्चन होमवर्क,
ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, ये दो छोटे छोटे टॉपिक है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट में क्या करोगे आप, और ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी। अगर कमेंट बॉक्स में आया कि नहीं सर आप पढ़ा दो, हम नहीं कर पाए थे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर जिनके पास बुक नहीं है वैसे तो ले लेना बुक, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत हार्ड है, नहीं पढ़ा गया, तो डेफिनेटली मैं अगले लेक्चर में बढ़ा दूंगा। आप एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स में सर एक आप ही डिस्कस कर दो होमवर्क, डेफिनेटली आई विल डिस्कस। फिर ये दो क्वेश्चन पेंडिंग है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो, और अगर आ गया तो लिख देना सर कोई कमेंट नहीं आया, मैं समझ जाऊंगा सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हो जाता है। थोड़ी बहुत 19-20 वाली चीज़ें हैं, अगर मुझे लगा डेफिनेटली आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, नहीं लगा तो आई विल स्किप दिस टॉपिक। तो अब हमारे पास टॉपिक रहे कौन सा गया है सर, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज रह गया है सर हमारे पास, उसके बाद ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रह गया, एनजीओ। सर इसके आगे के सारे टॉपिक किए हुए हमारे, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। तो ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। एंड किसी की नज़र ना लगे, तबीयत खराब ना हो और कुछ बेड़ा गर्क ना हो, तो आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर, नेक्स्ट लेक्चर में इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है चैप्टर 5 के लिए, एंड आई प्रॉमिस ऑन माई साइड तुम्हें चैप्टर 5 में पूरा करा के दूंगा, डोंट वरी। तो दिल से मेरी तरफ से आप लोग को गॉड ब्लेस यू। हाँ एक रिक्वेस्ट करूँगा, गुरु दक्षिणा जरूर दे के जाना, अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ इसलिए कि बार बार मत अटैम्प्ट दो यार, एक बार शिद्दत से दो और पास हो जाओ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि जो काम मेहनत से नहीं होता वो काम दुआओं से होता है। जब आप शेयर करते हो और एक बच्चा भी पास हो गया ना, बहुत दुआएं मिलेंगी तुम्हें। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आइदर आई एम सी और आई एम सी, आई एम सी डीमर्स, वी आर सी डीमर्स, आई एम नेक्स्ट ईयर माइनस। मुझे पता है अभी आप नहीं लिखोगे, लेकिन जिस दिन आप लिखोगे उस दिन से किस्मत बदलना चालू हो जाएगी। तो तुम्हें किस्मत कब से बदलनी है, तुम्हारा मूड है भाई, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।